A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Heredity and Evolution. तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने स्पेशिएशन के बारे में जाना था कि स्पीशिएशन क्या होता है। तो स्पीशिएशन मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हम इंसानों का एक ग्रुप है। ओके, हम इंसान इंडियंस हैं, इंडिया का कलर है हमारे अंदर, इंडिया की भाषा है, ठीक है, हिंदी गुजराती और अलग अलग भाषाएं हम बोलते हैं। अब एकदम से कोई अफ्रीका का पर्सन जो है वो हमारे बीच में आकर रहने लग जाए, जिसकी स्किन कलर जो है, स्किन टोन जो है वो बहुत डार्क है और जिसकी लैंग्वेज भी हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो उसके आने से जो पॉपुलेशन में चेंज आएगा, हम इंसानों की जो आबादी है उसमें जो चेंज आएगा वही कहलाता है स्पीशिएशन, अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में। तो बच्चों स्पीशिएशन होता किस वजह से है? स्पीशिएशन होता है एवोल्यूशन के कारण। मतलब या तो एक पॉपुलेशन के बीच में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाएं कुछ लोगों में जो उनको बाकी लोगों से अलग बना दे, तो स्पीशिएशन हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर बच्चों जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि कुछ रेड कलर के बीटल्स थे और कुछ ग्रीन कलर के बीटल्स थे। तो जो रेड कलर के बीटल्स थे बच्चों, वो आसानी से पत्तों के बीच में, ग्रीन कलर के जो लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं पत्तों के बीच में, वो आसानी से नज़र आ जाते थे कौवों को। ओके, तो कौवे उनको खा लेते थे, खा जाते थे। लेकिन जो ग्रीन कलर के बीटल्स थे बच्चों, उनके साथ ऐसा नहीं होता था, वो बच जाते थे। ओके, तो एवोल्यूशन के कारण कलर चेंज हुआ। एवोल्यूशन के कारण क्या हुआ बच्चों? कलर चेंज हुआ। और कलर चेंज के कारण क्या हुआ बच्चों? ये जो बीटल्स हैं ग्रीन वाले वो बचे रह गए, रेड वाले बीटल्स ख़त्म होते गए। तो बच्चों स्पीशिएशन का मतलब होता है स्पीशीज़ के बीच में कोई एक, कुछ स्पीशीज़ की पॉपुलेशन के बीच में कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे आ जाएं, कुछ लोग ऐसे आ जाएं जो एकदम अलग हों, जिनके अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हो। ओके, जिनके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हो जो उनको यूनिक बनाती हो, बाकियों से अलग बनाती हो। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बच्चों स्पीशिएशन। ओके, फिर बच्चों हम पढ़ रहे थे स्पीशिएशन के बारे में, तो उसमें एक शब्द आया था जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है और वहाँ पर रहने लग जाता है, तो उसके जीन्स वहाँ के एरिया में ट्रांसमिट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ जाके वो रिप्रोडक्शन करेगा, बेबीज़ पैदा करेगा, तो उसके जीन्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ओके, फिर बच्चों हम एवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। एवोल्यूशन क्या होता है बच्चों? एवोल्यूशन मतलब होता है हमारे शरीर में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शरीर में, किसी भी जीव के शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं टाइम के साथ जो उस जीव को सरवाइव करने में मदद करते हैं, ठीक है, या जिंदा रहने में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे आगे जो हमारे शरीर में एवोल्यूशन होने वाला है उसमें ऐसा बोला जाता है कि जो हमारे ईयर के जो बाहर वाला हिस्सा है, स्किन है जो ईयर की, वो गायब होने वाली है, ठीक है बच्चों। दूसरा चेंज क्या बोला जा रहा है? जो हमारे पैर की छोटी उंगली है वो गायब होने वाली है धीरे धीरे करके, उसका यूज़ नहीं है कोई। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में जो अपेंडिक्स होता है वो भी गायब होने वाला है, क्योंकि वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है। तो ऐसे ऑर्गन्स बॉडी में जिनका यूज़ नहीं है वो धीरे धीरे छोटे होते जा करके ख़त्म हो जाएंगे। जैसे पहले इंसानों की, हम बंदरों से इवॉल्व हुए हैं तो हमारी पूँछ हुआ करती थी, फिर वो पूँछ धीरे धीरे गायब हो गई। ओके, तो ये एक टाइप का एवोल्यूशन है, ठीक है। एवोल्यूशन मतलब शरीर में कुछ ऐसे चेंज आ जाना जिसके कारण कोई भी प्रजाति, कोई भी जीव इस दुनिया में सरवाइव कर सकता है। जैसे मैंने आपको जिराफ का एग्जांपल दिया था, पहले जिराफ घोड़े जैसे हुआ करते थे, फिर जहाँ पर वो रहते थे उस एरिया के पेड़ों की हाइट बढ़ने लग गई, तो जिराफ भी काफ़ी लंबे हो गए। ओके,
तो बच्चों एवोल्यूशन के बाद जब नए नए स्पीशीज़ आने लगते हैं, जैसे आप देखते होंगे बच्चों कि जो डॉग्स होते हैं, डॉग्स की कितनी सारी स्पीशीज़ मौजूद हैं, कैट्स की कितनी सारी स्पीशीज़ मौजूद हैं, काउज़ की कितनी सारी स्पीशीज़ मौजूद है, इंसानों की कितनी सारी स्पीशीज़ मौजूद हैं। तो बच्चों आप देखते होंगे कि कितने सारे अलग अलग टाइप के जानवरों की अलग अलग स्पीशीज़ हैं। जब स्पीशीज़ बढ़ेंगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन मतलब उनको ग्रुप्स में डालना पड़ेगा। ओके, जैसे बच्चों अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं डॉग्स में भी। जैसे पमेरियन में सारे के सारे छोटे वाले डॉग्स आएंगे जो वाइट कलर के होते हैं, जिनके बड़े बड़े बाल होते हैं, वो सारे पमेरियन में आएंगे। ओके, जर्मन शेफर्ड ब्लैक और ब्राउन कलर के होंगे। ओके, जिनकी पूंछ थोड़ा सा वुल्फ जैसी होगी, भेड़िए जैसी होगी, जिनका चेहरा, जिनके शरीर की बनावट, वो जर्मन शेफर्ड होंगे। लैब्राडोर बहुत ही समझदार कुत्ते होंगे। ओके, जो स्किन कलर और ब्लैक कलर, ब्राउन कलर में मिलते हैं। तो बच्चों इस तरह के कुछ क्लासेस बनाने पड़ते हैं क्लासिफिकेशन करने के लिए। और क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? ताकि इन ग्रुप्स को पढ़ने में, समझने में कोई दिक्कत ना होए। ओके, तो एवोल्यूशन का मतलब होता है शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आना जो किसी भी जीव को जीने में मदद कर सके। ओके, तो चलिए मैं रीड करता हूँ और आपको रीड करके एक्सप्लेन करता हूँ। बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल, इन प्रिंसिपल्स पर बेस्ड, इन सिद्धांतों पर बेस्ड, वी कैन वर्क आउट द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को समझ सकते हैं, स्पीशीज़ की जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होती है उनको समझ सकते हैं। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ गोइंग बैकवर्ड्स इन टाइम। ये वैसा है कि हम समय में पीछे जा कर के चीज़ों को स्टडी करते हैं। वी कैन डू दिस बाई आइडेंटिफाइंग हायरार्कीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन स्पीशीज़। हम ऐसा कर सकते हैं स्पीशीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करके। ठीक है, सिमिलैरिटीज एमंग ऑर्गेनिजम्स विल अलाउ अस टू ग्रुप देम। जो सिमिलैरिटीज़ होती हैं, समानताएं होती हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, वो हमें ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करने में मदद करेंगी, यानी एक ग्रुप में डालने को, ग्रुप बनाने में मदद करेंगी कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग ग्रुप बनाया जाए और उनको स्टडी करने में हमारी मदद होगी। ये काम करने के लिए फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें चूज़ करना पड़ेगा। कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉग्स की अलग अलग स्पीशीज़ बनानी है तो सबसे पहले हर स्पीशीज़ के स्पेशल चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बच्चों, जैसे मैंने पमेरियन का बताया था, तो आप बोलोगे कि ये वाइट और ब्लैक कलर के होते हैं, लंबे लंबे बाल होते हैं, इनकी हाइट बहुत छोटी होती है। ओके, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताओगे स्पीशीज़ के। ठीक है, ऐसे ही आप अगर बच्चों पिटबुल के बारे में बताओगे तो पिटबुल जो डॉग होता है बहुत ही खतरनाक होता है, कई देशों में बैन होता है, कई कंट्रीज़ में बैन होता है। ये बहुत ही डेंजरस डॉग है। ऐसे कर करके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप बताओगे। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा जाता है। ठीक है, सिमिलैरिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म विल अलाउ अस टू ग्रुप देम। जो सिमिलैरिटीज होती हैं उसके कारण हम हर एक ऑर्गेनिज्म को जो एक जैसा दिखता है उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। जैसे सारे के सारे इंसान लगभग एक जैसे दिखते हैं तो उनको एक ग्रुप में डाल देते हैं। ओके, व्हाट इज मेंट बाय कैरेक्टरिस्टिक्स? कैरेक्टरिस्टिक होते क्या हैं? कुछ स्पेशल आदतें या कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ जो जीवों में होती हैं, जिसके बेसिस पर उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है, उन क्वालिटीज़ को बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे इंसानों के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं? इंसान बहुत बुद्धिमान होते हैं। ओके, ये सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक है। फिर इंसान जो है दो पैरों पर चलते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। ओके, थिंकिंग पावर अच्छी होती है, मेमोराइजिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, सोशल होते हैं। ओके, तो इस तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इंसानों के लिए जो है बनाए जाते हैं। ओके, तो इसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स सभी जानवरों के लिए डिसाइड किए जाते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम इंसानों ने जानवरों को और दूसरे जीवों को, पेड़ पौधों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, दैट वी हैव 4 लिम्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे 4
हाथ और पैर होते हैं दो दो, ओके, टोटल 4 लिम्स होते हैं हमारे, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये प्लांट्स का कैरेक्टरिस्टिक है, ओके। कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कुछ ऑर्गेनिजम्स द्वारा शेयर किए जाते हैं। द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन ऑल ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है सारे ऑर्गेनिजम्स में। द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन वुड बी शेयर्ड बाय मोस्ट। जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन में वो बहुत ऑर्गेनिजम्स के द्वारा शेयर किए जाते हैं, ठीक है, लेकिन सारे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा नहीं शेयर किए जाते, ठीक है। एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है सेल डिज़ाइन का। जैसे आपने 9th क्लास में सेल्स के बारे में पढ़ा है बच्चों, तो सेल्स 2 तरह से डिवाइड किए जाते हैं। एक जिनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रॉपर दिखता है, सेल ऑर्गेनल समझ में आते हैं, उस सेल को बोलते हैं यूकारियोटिक सेल। और दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एक जिसमें न्यूक्लियस नहीं दिखता है, सेल ऑर्गेनल्स भी क्लियरली सेल के अंदर समझ में नहीं आते हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक होता है, उस टाइप के सेल को बोलते हैं प्रोकारियोटिक सेल, ओके। तो यूकारियोटिक सेल और प्रोकारियोटिक सेल 2 तरह के सेल होते हैं बच्चों, ओके। तो सेल में भी अंदर कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक थे जिसकी वजह से उनको यूकारियोटिक और प्रोकारियोटिक बोला गया। इसी तरह से बच्चों ऑर्गेनिजम्स को भी जो एक सेल से बने हैं उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और जो एक से ज़्यादा सेल से बने हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये यूनिसेलुलर होना और मल्टी सेलुलर होना भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओके, एक कैरेक्टरिस्टिक है ये भी। बैक्टीरियल सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, इसीलिए वो प्रोकारियोट कहलाते हैं। हम इंसानों में, प्लांट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसीलिए हम यूकारियोट्स कहलाते हैं बच्चों, ओके। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो क्या बताते हैं कि एवोल्यूशन कैसे होता है या कोई स्पीशीज एक दूसरे से कैसे अलग है, कैसे ग्रुप्स बांटे जाते हैं। तो इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही ग्रुप्स बांटे जाते हैं। एमंग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म वेदर दे कैन अंडरटेक फोटोसिंथेसिस और नॉट विल प्रोवाइड द नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये देखा जाता है कि क्या वो फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। उनके शरीर के अंदर हड्डियां हैं या नहीं है, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये कुछ ऐसे फंडामेंटल डिफरेंसेस हैं जिसके बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में बांटा जाता है, ठीक है। आपने 9th क्लास में क्लासिफिकेशन चैप्टर पढ़ा है, ओके, क्लासिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो वो चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है बच्चों, ठीक है। द मोर कैरेक्टरिस्टिक्स 2 स्पीशीज विल हैव इन कॉमन द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड। जितने ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक 2 लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में होंगे उतने ज़्यादा क्लोजली वो रिलेटेड होंगे। एंड द मोर क्लोजली दे आर रिलेटेड द मोर रिसेंटली दे विल हैव हैड अ कॉमन एंसेस्टर। जितना ज़्यादा क्लोजली वो रिलेटेड होंगे उतने ज़्यादा उनमें कॉमन एंसेस्टर पाए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे जो पेरेंट्स हैं, सपोज करिए आपके पेरेंट्स हैं और आप एक भाई और एक बहन है, ठीक है। आपके पेरेंट्स के 2 बच्चे हुए, एक भाई और एक बहन, ठीक है। तो जो पेरेंट्स के 2 बच्चे हुए वो आपस में भाई बहन हुए, वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होंगे फेस में और के बातों में भी, ओके, और हरकतों में भी उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, यानी बहुत ज़्यादा एक जैसे होंगे वो दोनों, ओके बच्चों। बट आप खुद सोचिए, आपके दूर के कोई रिश्तेदार हैं, उनके बच्चे क्या आपकी जैसी शक्ल के होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो आपके पेरेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं जो आपके जैसे नहीं, आपके दूर के रिश्तेदार जो हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस है। किस चीज़ का डिफरेंस है बच्चों? ये डिफरेंस है कैरेक्टरिस्टिक्स का, ये डिफरेंस है वैरायटी का, ओके। ये डिफरेंस है बच्चों स्पीशिएशन का, ओके। तो वी कैन दस बिल्ड अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पीशीज। हम एक स्पीशीज का छोटा सा ग्रुप बना सकते हैं जिसमें कॉमन इंसेस्टर्स हो, ठीक है। फिर एक और ग्रुप बना सकते हैं जिसमें इंसेस्टर्स तो हों लेकिन और ज़्यादा कॉमन हो और ज़्यादा समझ में आए, ठीक है।
तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशन जो है वो एक साथ चलता है बच्चों। कैसे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। ओके, ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कैसे ट्रेस किया जाए, कैसे समझा जाए कि एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप काम करती है। व्हेन वी ट्राई टू फॉलो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, हाउ डू वी आइडेंटिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स एज कॉमन। जब हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो कैसे हमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलेगा। हमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कैसे पता चलेगा बच्चों, क्योंकि वो हमें एक कॉमन एंसेस्टर से मिले हैं, ठीक है, हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं, ठीक है। एज एन एग्जाम्पल, कंसिडर द फैक्ट दैट मैमल्स हैव 4 लिम्स। जो मैमल्स होते हैं उनके पास 4 लिम्स होते हैं, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, टोटल 4 लिम्स होते हैं, ठीक है। यही चीज़ रेप्टाइल्स में भी होती है, बर्ड्स में भी होती है, एम्फीबियंस में भी होती है, उनके पास भी 4 लिम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन काम अलग अलग होता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर तो सिमिलर है बच्चों, है तो वो लिम्स ही, उनको लिम्ब ही बोलेंगे, और वो किसी में चलने का काम में आते हैं, किसी में दौड़ने के काम में आते हैं, किसी में उड़ने के काम में आते हैं, उनका काम अलग अलग हो गया है। स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन अलग है, ठीक है। तो ये द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द लिम्ब्स इज सिमिलर। लिम्ब्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है, लेकिन इट हैज़ बीन मॉडिफाइड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन वेरियस वर्टिब्रेट्स। अलग अलग रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों में, अलग अलग वर्टिब्रेट्स में इनका फंक्शन जो है वो अलग अलग होगा बच्चों। सच होमोलॉगस, ये होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक है। होमोलॉगस का मतलब क्या होता है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो कॉमन हो ओरिजिन में। ओरिजिन मतलब जो एक जैसे दिखने वाले हों लेकिन काम अलग अलग हो बच्चों। बेसिक स्ट्रक्चर सेम हो लेकिन काम अलग अलग हो, ठीक है, ये कहलाते हैं होमोलोगस कैरेक्टरिस्टिक्स या होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। देखने में एक जैसे हों लेकिन काम अलग अलग हो, ठीक है। हाउएवर all similarities simply in organ shape are not necessarily because of common ancestry. However, all similarities simply in organ shape are not necessarily because of common ancestry. Common ancestry के कारण जो similarities हैं वो होती हैं, ठीक है। कॉमन एंसेस्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, पेरेंट्स कॉमन हो, एंसेस्टर्स कॉमन हो। जैसे हमारे पिताजी और हमारी माताजी हो गए, फिर हमारे दादा दादी हो गए, फिर परदादा परदादी हो गए, तो ये कॉमन एंसेस्ट्री कहलाता है, ठीक है। दूर के रिश्तेदारों की बात यहाँ नहीं हो रही, ठीक है। तो होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं बच्चों, अगर एग्जाम में आ जाए व्हाट आर होमोलोगस ऑर्गन, तो सिंपली होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है ऐसे ऑर्गन्स जिनका शेप ओरिजिन तो सेम हो, मतलब एक जैसे शेप हो उनका, ओके, लेकिन काम अलग अलग हो। जैसे यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन आपको दिख रहे होंगे, एक बर्ड और एक ह्यूमन का, फ्रॉग और लिजर्ड का, ये फ्रॉग का है, ये लिजर्ड का है, दोनों का हाथ लगभग एक जैसा दिख रहा है लेकिन दोनों का काम अलग अलग होता है, ठीक है। यहाँ एक चिड़िया का और एक इंसान का, दोनों का हाथ लगभग एक जैसा दिख रहा है लेकिन दोनों के काम अलग अलग होते हैं, ठीक है। चिड़िया के जो हाथ होते हैं उनका काम होता है उड़ना, और इंसान का जो हाथ होता है उसका काम होता है चीज़ों को पकड़ना, काम करना, ओके। तो ये ऐसे ऑर्गन्स, यहाँ पर आपको ये ऑर्गन्स दिख रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गन्स जिनका ओरिजिन और शेप स्ट्रक्चर सेम हो। ओरिजिन मतलब जैसे वो निकले हैं या जहाँ से वो उगे हैं वो चीज़ सेम हो, और उनका स्ट्रक्चर वो देखने में एक जैसे हो लेकिन उनका काम अलग अलग हो। तो सेम ओरिजिन सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, तो ऐसे ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। और ऐसे ऑर्गन्स जो देखने में अलग अलग होते हैं लेकिन जिनका काम सेम होता है वो कहलाते हैं एनालॉगस ऑर्गन, ओके। जैसे बच्चों यहाँ पर एक चमगादड़ का पंख और एक चिड़िया का पंख, ये देखने में एक जैसे हैं बच्चों, देखने में क्या है, एक जैसे हैं, लेकिन इनका काम अलग अलग है बच्चों, ठीक है, सॉरी, देखने में अलग अलग हैं लेकिन इनका काम सेम है। देखने में अलग अलग हैं लेकिन इनका काम सेम है बच्चों। इन दोनों का काम है उड़ना,
लेकिन आप शेप देख सकते हैं बैट के एक हैंड का, ओके, बैट के विंग का और बर्ड के विंग का, ओके। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड बैट्स हैव विंग्स। जो बर्ड्स होती हैं, चिड़िया होती हैं और चमगादड़ होते हैं, इनके पास पंख होते हैं, लेकिन स्क्विरल्स मतलब गिलहरी और छिपकलियों के पास पंख नहीं होते। सो बर्ड्स एंड बैट्स मोर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू स्क्विरल्स और लिजर्ड्स। तो बर्ड्स और बैट जो हैं वो एक दूसरे के सिमिलर हैं क्योंकि दोनों उड़ सकते हैं, लेकिन लिजर्ड और स्क्विरल एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। लेट अस लुक एट द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड बैट्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चिड़िया है, चिड़िया का पंख और चमगादड़ का पंख, दोनों के पंख बिल्कुल भी एक जैसा नहीं दिखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों के शेप में अंतर है, लेकिन दोनों का काम एक ही है बच्चों, क्या? उड़ना। तो सेम फंक्शन बट डिफरेंट स्ट्रक्चर कहलाते हैं एनालॉगस ऑर्गन, लेकिन डिफरेंट फंक्शन बट सेम स्ट्रक्चर ये कहलाते हैं होमोलोगस ऑर्गन, ओके। तो होमोलोगस ऑर्गन के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। क्या क्या बच्चों? बर्ड और ह्यूमन का हैंड, फ्रॉग और लिजर्ड का हैंड, और एनालॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं, चिड़िया और चमगादड़ के पंख, ओके। तो ये एनालॉगस ऑर्गन है, ठीक है। When we do that, we find that the wings of bats are skin folds stretched mainly between elongated fingers. जब हम चिड़िया और चमगादड़ के पंखों की बात करते हैं तो हम ये देखेंगे कि जो चमगादड़ के पंख होते हैं वो स्किन फोल्डेड होते हैं और फिंगर्स के बीच में वो स्किन जुड़ी हुई होती, ठीक है। लेकिन जब हम बर्ड्स के पंखों को देखेंगे तो उनमें फेदर होते हैं, पंख होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। दोनों के विंग्स के डिज़ाइन जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं, दोनों के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं और इसीलिए दोनों बहुत अलग अलग दिखते भी हैं, ठीक है। वो दोनों एक जैसे दिखते हैं बिकॉज उनका काम एक है, क्या? उड़ना, ठीक है। तो फंक्शन एक है यानी फ्लाइंग, लेकिन शेप यानी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनालॉगस ऑर्गन, ओके। दिस मेक्स देम एनालॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स रेदर देन होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने पढ़ाया वो पसंद आया होगा, ओके, या समझ में आया होगा, ठीक है। तो बच्चों फिर हम देखते हैं फॉसिल्स क्या होते हैं। फॉसिल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, आइडिया ले लेते हैं कि फॉसिल्स होते क्या हैं। तो फॉसिल्स का मतलब होता है बच्चों, फॉसिल्स मतलब होता है ज़मीन के नीचे दबे हुए कुछ ऐसे जीव। वो जीव कुछ भी हो सकते हैं, वो पेड़ पौधे हो सकते हैं, वो कोई जानवर हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बच्चों। तो फॉसिल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो ज़मीन के नीचे दबे हुए कुछ ऐसे जीव जो लाखों करोड़ों साल बाद भी चेंज नहीं हुए हैं, उसी तरह ज़मीन के नीचे दबे हुए हैं। जैसे ये फॉसिल ट्री का ट्रंक बना हुआ है, एक इनवर्टिब्रेट अमोनाइट बना हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इनवर्टिब्रेट मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। यहाँ पर एक इनवर्टिब्रेट ट्राइलोबाइट बना हुआ है। डायनासोर का स्कल ये हमें उसी तरह मिला था ज़मीन के नीचे से, ओके। तो ये भी एक फॉसिल है। तो जीवों के कुछ ऐसे अवशेष जो हमें उनके होने का पता करवाते हैं वो कहलाते हैं फॉसिल्स, ओके। तो ये फॉसिल्स आइदर कुछ ऐसी गतिविधियों के कारण कुछ ऐसे चट्टानों के बीच में दबे रह गए हैं जिससे हमें ये पता नहीं चल पाया है, जिससे वो ख़त्म नहीं हो पाए हैं, ठीक है। तो इन जीवों को बोलते हैं फॉसिल्स, ओके। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोग घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे। कुछ दिन बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स देने लगूंगा। उन क्वेश्चन आंसर्स को आपको घर पर लर्न करना है क्योंकि उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स में से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जो भी डाउट्स हो वो आपको क्लियर करना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।